हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर में मोनोटोनिसिटी चैप्टर मैथ्स में जो कैलकुलस का एक चैप्टर है देखने वाले हैं। ये जे एडवांस में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। तो मोनोटोनिसिटी का इंट्रोडक्शन पार्ट हम शुरू कर रहे हैं इस लेक्चर से। मोनोटोनिसिटी का मतलब क्या है हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं और उसके बारे में कुछ देखेंगे। तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आता है। So let's start with monotonicity. If any function increases, I will write with upwards arrow as increases and downwards arrow with decreases. Okay. If any function increases with increase in x और decreases with decrease in x, इसका मतलब कि अगर x की वैल्यू हम बढ़ाते हैं और फंक्शन की वैल्यू बढ़ जाती है, या फिर हम x की वैल्यू घटाते हैं तो फंक्शन की वैल्यू घट जाती है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि इफ डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ x एंड x बिलोंग्स टू डोमेन, ओके, देन वी से दैट द फंक्शन इज मोनोटोनिक। इसका ये मतलब हुआ कि जैसे हम x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू बढ़नी चाहिए। इसका मतलब है कि एक टाइप का इसमें आ रहा है। इसको ग्राफ से थोड़ा सा देखेंगे। जैसे कि हमारे पास ये फंक्शन है, ये जैसे से हम x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, जैसे से हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये जो फंक्शन की आउटपुट है y को सिर्फ x होता है, तो यहाँ पे fx की वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पे x लिखते हैं। तो fx की वैल्यू क्या है, बढ़ती जा रही है जैसे जैसे हम x बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि fx के पास एक ही नेचर है, वो है इंक्रीजिंग नेचर। और अगर हम दूसरा ग्राफ देखते हैं इस टाइप का, जैसे हम x बढ़ा रहे हैं तो fx की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है ना, ये डिक्रीज होती जा रही है। इसका मतलब या तो फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, पर दोनों में से एक ही चीज होनी चाहिए। उन्हें हम बोलते हैं मोनोटोनिक फंक्शंस, ठीक है। बट अगर मान लेते हैं कि हम एक ग्राफ लेते हैं, मान लीजिए साइन एक्स का ग्राफ ले रहे हैं। साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, इस टाइप से बढ़ता है और इस टाइप से फिर रिड्यूस होने लगता है, फिर इस टाइप से चलता रहता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है। वैसे इधर भी इसमें क्या हो रहा है कि एक पीरियड के लिए, जैसे मान लीजिए कि हम ये वाला इंटरवल ले रहे हैं और ये वाला इंटरवल ले रहे हैं, जैसे जैसे हमारी वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे ये पहले फंक्शन नेगेटिव था, फिर धीरे धीरे पॉजिटिव हो गया, मतलब बढ़ रही है। तो इस इंटरवल में तो इंक्रीज कर रहा है, और उसी तरीके से इस इंटरवल में इसकी वैल्यू घटती जा रही है। ये आपको विजुअल होगा, ये घटती जा रही है, मतलब इस इंटरवल में इंक्रीजिंग फंक्शन है और इस इंटरवल में डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो मतलब अगर एक ही फंक्शन इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है तो हम उन्हें मोनोटोनिक फंक्शंस नहीं कहते। इस टाइप के फंक्शंस को हम नॉन मोनोटोनिक फंक्शंस कहते हैं। पर जो सिर्फ इंक्रीज, या तो सिर्फ इंक्रीज कर रहे हैं या फिर सिर्फ डिक्रीज कर रहे हैं, उन्हें मोनोटोनिक फंक्शंस कह रहे हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम फंक्शन से क्लासीफाई करते हैं। लेट्स क्लासीफाई। क्लासिफिकेशन of functions based on मोनोटोनिसिटी। हम ये वाला कॉन्सेप्ट अभी देखते हैं। हम मोनोटोनिसिटी को लेकर के फंक्शंस को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, सेकंड कैटेगरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, थर्ड कैटेगरी डिक्रीजिंग फंक्शन, फोर्थ कैटेगरी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो हम पहला कैटेगरी देखने जा रहे हैं, इसे हम बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। हम टाइम सेव करने के लिए इंक्रीजिंग को अपवर्ड एरो से मार्क कर लेंगे, ठीक है, और डिक्रीजिंग फंक्शन को डाउनवर्ड एरो से। तो इसकी हम डिफाइन कर लेते हैं, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं कि इफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, देन if function is increasing, then function is called fx. We can write this, if then fx increases or non decreases. I can say it in normal language, function is increasing or non decreasing, okay, increasing or non decreasing in an interval. Let's write interval as I, okay,
अब इसको हम मैथमेटिकल टर्म्स में लिख लेते हैं कि एक x2 लेते हैं, एक x1 लेते हैं. इफ ऑफ एफ x2 इज ग्रेटर देन एफ ऑफ x1 फॉर ऑल x2 ग्रेटर देन x1, मतलब क्या हो रहा है, हम इनपुट बढ़ा रहे हैं तो f की वैल्यू यानी फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ रही है, बराबर भी रह सकती है, इक्वल भी रह सकती है, और x1 और x2 जो दोनों हैं वो हमारे उसी इंटरवल में बिलोंग करने चाहिए जिस इंटरवल की हम बात कर रहे हैं. ओके, तो इसका हम मतलब इस टाइप के फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं. और इसमें एक और कंडीशन आ जाती है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास जो फंक्शन है, इफ दिस फंक्शन इज, इफ f is differentiable, then we can write as d of dx f of x greater than 0, greater than equal to 0, it can be 0. ठीक है, अभी हम इसे ग्राफ से भी देखेंगे, पर मैं ये कह रहा हूँ इसमें हम इसे थोड़ा सा अलजेब्रिकली भी समझ लेते हैं कि f को इंक्रीजिंग फंक्शन तब कहते हैं जब f या तो इंक्रीज कर रहा होता है डिक्रीज कर रहा होता है अपने इंटरवल में. इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है f of x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू f of x1 फॉर ऑल x2 ग्रेटर देन x1. ठीक है, x2 x1 से बड़ा है तो f of x2 और f of x1 में जो कंपैरिजन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू का होना चाहिए, और x1 और x2 उसी इंटरवल में होना चाहिए जिस इंटरवल की हम बात कर रहे हैं. तो इफ f इज डिफरेंशिएबल, अब इसमें हम एक केस ले रहे हैं कि अगर f डिफरेंशिएबल है तो हम उसका डेरिवेटिव को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखते हैं. आइए ऐसा क्यों लिखते हैं वो भी देख लेते हैं ग्राफ की हेल्प से. जैसे अपने पास एक ग्राफ है तो हम इस ग्राफ में एक ग्राफ प्लॉट करते हैं इस टाइप से, एक इंक्रीजिंग फंक्शन लिया हमने. अब इसमें हम इसकी टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं क्योंकि डेरिवेटिव के बारे में हम जानते हैं डेरिवेटिव क्या होता है. किसी एक पॉइंट पर हम डेरिवेटिव लिख रहे हैं तो उस पॉइंट पर हम उस पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उसकी स्लोप बताती है, तो हम यहाँ पर टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं. ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है जिसका हम जितने भी टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे आप ये ऑब्जर्व कर पाएंगे कि वो इसी टाइप की स्लैंट की होगी. मतलब वो जो ये एंगल बना रहा है, ये जो एंगल ये बना रहा है, ये थीटा क्या होगा आपके पास, एक्यूट होगा. ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, इफ थीटा इज एक्यूट देन tan थीटा विल बी व्हाट, पॉजिटिव. इसका क्या मतलब हो जाएगा, d by dx f of x ग्रेटर देन f of x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. हम ऐसा लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू f of x2 की वैल्यू f of x1 के इक्वल भी हो सकती है. मतलब ये प्रिसाइजली अगर ड्रॉ करें तो ये इस टाइप से छोटे कांस्टेंट भी रह सकते हैं थोड़ी देर के लिए और बढ़ जाएगा. तो यहाँ पे स्लोप क्या होती है, इसकी 0 भी आती है. तो थीटा एक्यूट इसमें हम 0 डिग्री भी लेते हैं तो tan थीटा 0 भी हो जाता है, तो जो डेरिवेटिव है वो आपका 0 भी हो जाता है. तो इस टाइप से ये ग्राफ बनते हैं. ये हमारा फर्स्ट कैटेगरी कंप्लीट होता है. अब जो सेकंड कैटेगरी है वो था हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, तो अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को देखते हैं. इसमें सारे कॉन्सेप्ट इंक्रीजिंग फंक्शन के ही होंगे, बस हमने वहाँ पे जहाँ जहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लिया वहाँ पे हम इनइक्वालिटी को स्ट्रिक्ट बना देंगे. वहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह हम ग्रेटर देन लिख लेंगे. तो हम डिफाइन कर लेते हैं पहले, ए फंक्शन f is strictly increasing function in an interval. किसी एक इंटरवल में, क्योंकि हम बात करते हैं इसे इंटरवल ले रहे हैं, if f of x2 is strictly greater than f of x1, इक्वल टू नहीं होना चाहिए, for all x2 greater than x1 where x1 and x2 belongs to the interval which we are talking about. So, ये हमारा उसका डेफिनेशन हो गया. अब हम उसे डेरिवेटिव के टर्म्स में देखना चाहें तो कंडीशन होती है कि f मस्ट बी डिफरेंशिएबल. इफ f इज डिफरेंशिएबल देन वी कैन राइट एज d by dx f of x, यानी fx का डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना चाहिए, 0 नहीं होगा. तो अब इसका हम एक ग्राफ देख लेते हैं. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जो हम जानते हैं, y इक्वल्स टू ex का ग्राफ हम ले लेते हैं. इससे लेट्स हम ग्राफ ड्रॉ करके देख लेते हैं. ये होता है हमारा ग्राफ, 0 पे 1 होता है ना. तो ये क्या है, ये
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, यहाँ पे कहीं पे भी इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। तो अगर हम इसके डेरिवेटिव को एनालाइज करें तो dy बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं, ई रेस्ट पर एक्स ही आ जाता है। ये क्या है, हमेशा पॉजिटिव है क्योंकि ई की पावर एक्स, ई रेस्ट पर एक्स कभी भी जीरो नहीं होता। इसका मतलब ये जो ग्राफ हमने बनाया ई रेस्ट पर एक्स का, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि कहीं पे भी ये इक्वल टू नहीं होने वाला कि हमने एक दो वैल्यूज ली ऐसे करके और वो इसके इक्वल आ जाए, कभी नहीं होगा। हमेशा ये इंक्रीजिंग में ही होगा, ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये तो हमने वैसे समझ। अब हमारा जो थर्ड कैटेगरी है वो आएगा। जो हमारी थर्ड कैटेगरी है वो है डिक्रीजिंग फंक्शन। तो हम डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। डिक्रीजिंग फंक्शन, इसकी डेफिनेशन भी बिल्कुल सेम टू सेम ही होगी, बस जहाँ पे हमने ग्रेटर देन करा फंक्शन के टाइम में, जैसे कि हम इसको लेक्चर के शुरू में डिफाइन किया था कि जैसे हम x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो fx की वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे हमने x की वैल्यू बढ़ाई तो fx की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो हम इसे इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। पर हम x की वैल्यू अगर बढ़ा रहे हैं और fx की वैल्यू घट रही है, जैसे मैंने ऐसा वाला ग्राफ बनाया था, तो उसे हम डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। तो हम वैसे ही डिफाइन इसे करने वाले हैं। तो लेट्स ट्राई। अ फंक्शन f इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, हम तो डिक्रीजिंग फंक्शन बोल रहे हैं। इंटरवल तो हमें लेना ही लेना है, इन एन इंटरवल, क्योंकि हम किसी फंक्शन को एक इंटरवल में ही देखते हैं। इन एन इंटरवल i, इफ कंडीशन x2 is less than equal to f of x1 for all x2 or x1 sorry greater than x1 and x1 x2 belongs to that interval. ओके, ये मैथमेटिकल हो गया। अब इसको हम डेरिवेटिव के टर्म्स में देख लेते हैं। इफ f is differentiable then dy by dx f of x must be less than equal to 0। ठीक है, इसको ग्राफिकली देखते हैं कैसा है। अगर हम इसे ग्राफ प्लॉटिंग करें तो ये इस टाइप का ग्राफ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने थोड़ी देर के लिए इसे कांस्टेंट रख दिया है। ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं है, ये ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये कांस्टेंट भी रह सकता है। अब इसे हम जितनी बार भी यहाँ पर, मैं डेरिवेटिव का भी इंटरप्रिटेशन कर देता हूँ, जितनी बार भी हम यहाँ पर स्लोप बनाएंगे, टेंजेंट बनाएंगे, उस स्लोप को भी आप ऑब्जर्व करेंगे। जितनी बार भी मैं बनाऊंगा उसका एंगल जो बन रहा है आप उसे ऑब्जर्व कीजिए, जो एंगल बन रहा है उसे ऑब्जर्व कीजिए। हर बार थीटा जो है 90 डिग्री से बड़ा है, इसका मतलब ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, तो tan थीटा का क्या होगा, नेगेटिव होगा। इस केस में जीरो भी हो जाएगा, तो tan थीटा जीरो हो गया। tan थीटा ही हमारा dy बाई डी एक्स होता है, तो dy बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स ये आपका लेस देन इक्वल टू जीरो हो गया। तो इससे हमने ड्राइव कर लिया ना। तो डिक्रीजिंग फंक्शन का जो भी हमारे पास ग्राफिंग थी, हमने उसे डेरिवेटिव में कैसे इंटरप्रेट करा, हमने दोनों चीज़ें डिस्कस कर ली। हम आगे चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट है हमारा, इसी में स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज का यूज करते हुए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हम फिर से जो नॉर्मल डिफाइन करते आ रहे वैसे डिफाइन करेंगे। अ फंक्शन f is a strictly decreasing function in an interval I if f of x2 is less than f of x1 for all x2 greater than x1 x1 x2 belongs to I। ठीक है, हमने इसे मैथमेटिकली डिफाइन कर लिया। अब इसे अगर डिफरेंशिएशन के हेल्प से फिर से हम इंटरप्रेट करना चाहें तो बस हमें क्या करना है, जैसे हमने उस इनइक्वालिटी को स्ट्रिक्ट बना दी, तो वैसे ही डिफरेंशिएशन में भी जो इनइक्वालिटी हम स्ट्रिक्ट बना देंगे। अब तो इतना समझ में आ गया होगा। इफ f इज डिफरेंशिएबल देन dy बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इज लेस देन 0, ये हो जाएगा। बस हमारा जो डिफरेंशिएशन का इंटरप्रिटेशन है वो भी ऐसे हो जाएगा। अगर आप ग्राफ देखना चाहते हैं तो ग्राफ भी बना लेते हैं। इस टाइप से मान लीजिए एक डिक्रीजिंग फंक्शन बनाया, कहीं पे भी कांस्टेंट नहीं हो रहा, तो इसका जो डेरिवेटिव है कहीं पर भी जीरो नहीं होगा। ये हमेशा ये डिक्रीजिंग फंक्शन जा रहा है, डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। कैसा भी डिक्रीजिंग फंक्शन आ सकता है, ऐसा बना लिया,
या फिर एक ऐसा डिक्रीजिंग फंक्शन ऐसा बना लिया जो है डिक्रीज होता जा रहा है, कहीं पर भी कांस्टेंट नहीं होगा। तो हमारी 4 कैटेगरीज थे जो कंप्लीट हो गए। अब इसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, हम उन्हें देखेंगे जो बहुत ही बेसिक से हैं पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जो पहला नोट है, फर्स्ट नोट, अ फंक्शन, मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ पहले कि जैसे मान लीजिए कि आपका कोई फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव हमने निकाला और वो किसी पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं करता, अनडिफाइन हो जाता है, तब भी वो फंक्शन वहाँ पे इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर रहा हो सकता है, तो उसे हमें देखना होता है। तो हम उसे लिख लेते हैं, अ फंक्शन में इंक्रीज और डिक्रीज ऑन एन इंटरवल without having derivative defined at all points। ठीक है, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल हम इसे ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल लिया हमने, आप y इक्वल्स टू एक्स रेज़ टू 1/3 ले लीजिए। इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, ये ऐसे आएगा और ये कुछ इस टाइप से टच करता हुआ फिर ऐसे बन के निकल जाता है। ठीक है, लेकिन अब हमें अगर इसका नेचर चेक करना है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस फंक्शन, तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। डेरिवेटिव निकाला 1/3 x 1/3 माइनस 1, ये क्या आ जाएगा 1/3 1/x, ये आ जाएगा डेरिवेटिव हमारे पास। लेकिन इसमें क्या है, डेरिवेटिव जो है x इक्वल्स टू 0 पे अनडिफाइंड है। इसका मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि जो x इक्वल्स टू 0 पे हम टेंजेंट बनाएंगे वो y इक्वल्स ये y एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा, x इक्वल्स टू 0 ये y एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा। वो हम यहाँ पे देख ही पा रहे हैं। लेकिन ये यहाँ पर ये जो फंक्शन है यहाँ पे इंक्रीज तो कर रहा है, भले ही उसका डेरिवेटिव जो है अनडिफाइंड आया, पर ये जो फंक्शन है वो यहाँ पे इंक्रीज तो कर रहा है। तो ये हमारा नोट 1 हो जाता है। नोट सेकंड, नोट सेकंड ये है कि अगर आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, अभी तक हमने जितने फंक्शंस देखे सारे को हमने कंटिन्यूअस बनाए थे, पर फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास कोई फंक्शन इस टाइप से है, वो डिसकंटिन्यूअस है, ऐसे मैंने बनाया x इक्वल्स टू a पे डिसकंटिन्यूअस था, इसकी वैल्यू कुछ फिर ऊपर से आके ऐसे स्टार्ट हो जाती है। तो ये फंक्शन यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है लेकिन इंक्रीजिंग फंक्शन तो है। यहाँ पे इसका ये कंटिन्यूटी एग्जिस्ट नहीं करती, डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ से एग्जिस्ट करेगी। तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है तो भी ये फंक्शन जो है आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन ही आएगा। अब हमने मोनोटोनिसिटी पर काफ़ी कंसेप्ट चेक कर लिए, देख लिए, तो अब इस पर हम एक अच्छा सा क्वेश्चन भी यूज लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे इस लेक्चर का, आपको बताना है जो मैं फंक्शन लिखने वाला हूँ उसका नेचर। चेक द नेचर ऑफ y इक्वल्स टू fx होता है, तो fx इक्वल्स टू log टू द बेस e x स्क्वायर प्लस 1 माइनस e रेज़ टू माइनस x प्लस 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। ठीक है, अब आप एक बार ये भी देख सकते हो कि ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है या नहीं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं डिफरेंशिएबल है। तो हमें इसका नेचर बताना है, तो नेचर बताना है सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका डेरिवेटिव लेना होगा। तो हमने dy/dx लिया, dy/dx क्या आ जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 1, लॉग का 1 होता है, और फिर इसका डिफरेंशिएशन 2x माइनस e की पावर माइनस एक्स ऐसे ही रहेगा और एक माइनस 1 आ जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये आप जानते हैं। 2x x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा e रेज़ टू माइनस एक्स। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये dy/dx हमेशा पॉजिटिव है या अपना साइन चेंज कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर dy/dx हमेशा पॉजिटिव होगा तो हम कह देंगे इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर dy/dx हमेशा नेगेटिव होगा तो कह देंगे डिक्रीजिंग फंक्शन है, 0 होगा तो स्ट्रिक्टली नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर प्लस और माइनस दोनों यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो रहा है तो हम देख लेंगे कि वो मोनोटोनिक नहीं है, कभी इंक्रीज भी कर रहा है कभी डिक्रीज भी कर रहा है। हम जानते हैं कि मोनोटोनिक फंक्शन हम वैसे फंक्शन को कहते हैं जो या तो सिर्फ इंक्रीज करे या सिर्फ डिक्रीज करे। तो हम चेक करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास x पॉजिटिव है, अगर हमारे पास x पॉजिटिव है तो ये पहले टर्म जो है वो ही पॉजिटिव आएगी, 2x/x स्क्वायर प्लस 1 विल बी पॉजिटिव, ऑल्सो e रेज़ टू माइनस एक्स विल ऑल्सो बी पॉजिटिव, तो इन दोनों का सम भी पॉजिटिव आएगा। तो x इज ग्रेटर देन 0 पे तो fx d/dx fx पॉजिटिव है। x अगर 0 लिया तो 2x/x स्क्वायर प्लस 1 0 आ जाएगा और ये e की पावर माइनस एक्स 1 आ जाएगा, तो भी
डी बाई डी एक्स पॉजिटिव है। अगर x मैंने लेस देन 0 लिया तो 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हमें इसे देखना पड़ेगा ये कहाँ तक जा रहे हैं। तो x लेस देन 0 है तो मैं x को नीचे लेके चले जाता हूँ, 2x प्लस 1 बाई एक्स, ठीक है। तो इसको आप एक चीज़ जानते भी हो, मैं यहाँ पर अलग से लिख रहा हूँ, ठीक है, कि x प्लस 1 बाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है इफ x इज ग्रेटर देन 0। और वही चीज़ अगर x प्लस 1 बाई एक्स को हम लेस देन 2 लिख सकते हैं, सॉरी माइनस 2 लिख सकते हैं इफ x इज लेस देन 0। तो हम इसी चीज़ का यहाँ पर इसको चेक करने में यूज़ करेंगे, ठीक है। ये शीट्स लगा लेते हैं। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, x प्लस 1 बाई एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस 2, या फिर मैंने 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स कर लिया तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस हाफ आ जाएगा। इसे आप 2 से बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर ले, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो 2 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया, ओके। अब यहाँ पर एक और चीज़ आएगी, ये वाली टर्म तो हमें बचल गई कि यहाँ तक आ रही है ये वाली टर्म। अब ई रेस पर माइनस एक्स के बारे में देखना है, तो ई रेस पर जो माइनस एक्स है, एक्स आपका नेगेटिव हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आप ई रेस पर माइनस एक्स को देख सकते हैं कि अगर एक्स नेगेटिव है तो ये आपका ग्रेटर देन 1 ही आएगा, है ना। तो आप इन दोनों का ऐड करने वाले हैं, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। 2 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस ई रेस पर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर 2x डिवाइड बाई एक्स पर प्लस 1 प्लस ई रेस पर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आपका x ग्रेटर देन 0 था तब भी डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 था, x इक्वल टू 0 था तो भी ग्रेटर देन 0 था, x आपका नेगेटिव हो गया तो भी आपका हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना। इसका मतलब आपकी x की तीनों पॉसिबिलिटीज़ के लिए आपका डेरिवेटिव एक ही साइन ले रहा है, वो है प्लस साइन। इसका मतलब क्या होगा, ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो आपका फंक्शन है, फंक्शन जो मैंने इस क्वेश्चन में लिया था, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इसके बाद अब मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, जिसका आप आंसर लिखे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आंसर। इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर इंक्रीजिंग फंक्शंस, then you have to tell the nature of, then check the nature of first part fx plus gx, second part fx minus gx, third part fx into gx, fourth part fx divided by gx where gx इज नॉट इक्वल टू 0, वरना तो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए तो ये आपको बताना है। इसके बाद हम एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको फंक्शन कब इंक्रीजिंग कब डिक्रीजिंग बता दिया। आप ये वाले प्लस माइनस इनटू डिवीजन ये आप होमवर्क में भी करके कमेंट बॉक्स में लिखने वाले हैं। तो अब एक टाइप का और ऑपरेशन हमने जो फंक्शंस में देखा था वो बच गया, वो कौन सा था, कंपोजिट फंक्शंस। तो हम उन्हीं का नेचर यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, नेचर ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, ठीक है। ओके, तो आप हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ कंपोजिट फंक्शंस थे, या तो आप एफ ऑफ जी एफ एक्स लिख लो या फिर जी ऑफ एफ एक्स लिख लो, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम एक केस लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है वो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है और जी ऑफ एक्स जो है वो भी आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो आपको इन दोनों का नेचर स्टडी करना है। तो हम मान लेते हैं कि y इक्वल्स टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, हम इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ऐसे तो हम इसका नेचर स्टडी करते हैं, जैसे हमने डिफ्रेंशिएट किया तो एफ डैश जी एक्स आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई जी डैश एक्स आ जाएगा। क्योंकि एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन था तो एफ डैश उसमें कोई भी इनपुट होगा वो भी पॉजिटिव होगा, और जी भी इंक्रीजिंग फंक्शन था तो इसमें
कोई भी इनपुट डाल देंगे ये भी पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स विल बी इंक्रीजिंग फंक्शन और सिमिलरली जी ऑफ एफ ऑफ एक्स विल ऑल्सो बी इंक्रीजिंग फंक्शन। अब ऐसे ही हमारे पास 3 केसेस और होंगे, जब एफ एक्स इंक्रीज कर रहा होगा जी एक्स डिक्रीज कर रहा होगा, फिर एफ एक्स डिक्रीज कर रहा होगा ये इंक्रीज कर रहा होगा और फिर दोनों डिक्रीज कर रहे होंगे। तो हम इन चारों केसों को देखेंगे। हम इनको एक टेबलर फॉर्म बना लेते हैं, उसके बाद उसमें हम फिलअप कर लेंगे। ये एफ एक्स, ये जी एक्स, ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स या फिर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अगर एफ ऑफ एक्स हमारा इंक्रीज कर रहा है और जी ऑफ एक्स इंक्रीज कर रहा है तो अभी हमने डिराइव करा था ये भी इंक्रीज करेगा। पर अगर ये इंक्रीज कर रहा है और ये डिक्रीज कर रहा है, हम पहले चारों केस भी लिख लेते हैं। ये इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब ये इंक्रीज करेगा और ये इंक्रीज डिक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेगा और दोनों ही डिक्रीज करेंगे। तो हम ये वाला केस स्टडी कर लेते हैं। केस 2, एफ एक्स आपका इंक्रीजिंग है मतलब एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा, जी एक्स आपका डिक्रीजिंग है मतलब जी डैश एक्स आपका नेगेटिव होगा। तो एफ एक्स एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इसको हमने वायलेट कर लिया, डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, एफ डैश जी एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी डैश एक्स। अब क्या है, एफ डैश आपका पॉजिटिव है आउटपुट के लिए तो ये आपका पॉजिटिव आ जाएगा, पर जी डैश आपका नेगेटिव है ये नेगेटिव आ जाएगा। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव। इसका मतलब क्या हो गया कि ये इस केस में जो एफ ऑफ जी एफ एक्स है ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। सिमिलरली आप इसमें भी करो। तो अब हम इसे एक दूसरे लॉजिक से भी देख लेते हैं। केस 3 को हम दूसरे लॉजिक से देखेंगे। अब ऐसे ही बाकियों को भी देख सकते हैं। 2 मेथड मैं आपको बताया आप दे रहा हूँ, आप दोनों मेथड से चेक कर सकते हैं। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है जहाँ एफ एक्स आपका डिक्रीज कर रहा है और जी ऑफ एक्स इंक्रीज कर रहा है। हम इनपुट को बढ़ाते हैं, इनपुट बढ़ाएंगे तो जी एक्स क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे जैसे हमने इनपुट बढ़ाई तो जी एक्स बढ़ रहा है, जी एक्स बढ़ रहा है, जी एक्स बढ़ेगा यानी एफ का इनपुट बढ़ेगा, एफ का इनपुट बढ़ेगा तो एफ एक्स क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो जैसे जैसे जी एक्स बढ़ेगा तो एफ ये क्या होगा, ओवरऑल डिक्रीज करेगा। तो हम इस लॉजिक से समझ सकते हैं ये क्या है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। और सिमिलरली डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग है तो केस 4 भी यहीं पे स्टडी कर लेते हैं। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स व्हेन एफ एक्स भी डिक्रीजिंग है और जी ऑफ एक्स भी डिक्रीजिंग है। तो जैसे हमने x की वैल्यू बढ़ाई तो जी एक्स क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज, मतलब जी एक्स की वैल्यू कम जाएगी। जैसे आपने x को बढ़ाया, आपने इनपुट बढ़ाया तो इनपुट बढ़ा रहे हैं, जी एक्स घट रहा है तो f की इनपुट भी क्या हो रही है, f की इनपुट भी क्या हो रही है, घट रही है। पर f क्या है, f में अगर हम इनपुट बढ़ाते हैं तो f की वैल्यू घटती है, तो अगर हम इनपुट घटाएंगे तो क्या होगा, आउटपुट बढ़ेगा। अगर हम, ये समझने वाली बात है कि अगर हम इनपुट को घटाएंगे तो आउटपुट बढ़ेगा, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता था डिक्रीजिंग फंक्शन का। तो जैसे हम इनपुट घटा रहे हैं तो क्या हो रहा है, आउटपुट बढ़ता जा रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये बढ़ेगा अगर हम इनपुट घटाएंगे तो जैसे जैसे हम एक्स बढ़ा रहे थे जी एक्स घट रहा था, जैसे जैसे इनपुट घट रहा था एफ बढ़ रहा था, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा। तो वो हम यहाँ लिख लेंगे तो आपका ये वाला टेबल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो मतलब ये टेबल भी आपका हो गया कंप्लीट। अब हम एक क्विक रिकैप कर लेते हैं हमने पूरे वीडियो में क्या देखा। मतलब मोनोटॉनिक देख लेते हैं, मोनोटॉनिक वर्सेस नॉन मोनोटॉनिक। तो मोनोटॉनिसिटी में हमने क्या करा था कि अगर ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, या डिक्रीज कर रहा है या स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, हमने सब में क्या करा था, और कोई भी एक साथ नहीं हो सकता, मतलब या तो इंक्रीज कर ले या तो डिक्रीज कर ले। तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, मोनोटॉनिक फंक्शंस। 4 केसेस होते हैं, 4 केसेस हम इसमें स्टडी करते हैं। पर नॉन मोनोटॉनिक में ऐसा नहीं होता। नॉन मोनोटॉनिक में हम उन फंक्शंस को बोलते हैं जो कभी इंक्रीज कर रहा है कभी डिक्रीज कर रहा है। जैसे हमने साइन एक्स का कर्व देखा था, ऐसे ही कॉस एक्स का भी होता है। जैसे यहाँ पे इस इंटरवल में ये इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, पर अगले इंटरवल में वो डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज करेगा। तो ये नॉन मोनोटॉनिक फंक्शंस हो गए। अब हमने जैसे कि y=x³ का कर्व देखा, ये क्या है, जैसे हम आउटपुट बढ़ाते जा रहे हैं, इनपुट बढ़ाते जा रहे हैं, आउटपुट बढ़ती जा रही है।
y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का देख लिया, तो ये आपका मोनोटोनिक फंक्शन होता था। इसका आप डेरिवेटिव ले लो सिक्स पर, ये भी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो मोनोटोनिक फंक्शन आ गया। क्यों? क्योंकि इसका डेरिवेटिव का एक सिंगल साइन है। पर यहाँ पे y इक्वल्स टू साइन एक्स ले लो, इसका डेरिवेटिव अगर आप चेक करोगे तो ये आएगा कॉस एक्स, जो किसी इंटरवल में पॉजिटिव होता है, किसी इंटरवल में नेगेटिव होता है। जब जब ये पॉजिटिव होगा तो साइन एक्स आपका इंक्रीजिंग फंक्शन बनेगा, जब जब आपका नेगेटिव होगा साइन एक्स आपका डिक्रीजिंग फंक्शन बनेगा। तो ये पूरी मोनोटोनिसिटी थी जो हमने अपने इस वीडियो लेक्चर में कवर किया। अब आप इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।